पैनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 17 सितंबर को पीएम मोदी देंगे सौगात, विश्वकर्मा योजना का करेंगे आगाज। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का करेंगे लोकार्पण। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया राहुल समेत सदस्य हुए शामिल। पी चिदम्बरम ने कहा कि कई मुद्दों पर हुई चर्चा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। मुख्यमंत्री गहलोत का 3 दिवसीय हैदराबाद दौरा, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुए शामिल, प्रवासी राजस्थानियों से की मुलाकात। जयपुर के जल महल पर वायुसेना के एयर शो का दूसरा दिन, आसमान में जाबाजों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। जयपुराइट्स में उत्साह, कल भी होगा आयोजन। बाबा रामदेव के भादवा मेले का रविवार को होगा आगाज, श्रद्धालुओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था। 22 घंटे लगातार खुले रहेंगे बाबा रामदेव मंदिर के पास। और चलिए झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। भवानी मंडी में फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। शहर के 24 वर्षीय आमिर खान को 2 अज्ञात युवकों ने चाकू मार दिया। दुकान से घर जाते समय इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद युवक को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। युवक के गले में चोट आई है और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल अभी भी यही कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। देखिए झालावाड़ की तस्वीरें, अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर तुरंत इस युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आमिर खान इस युवक का नाम है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की टीम अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और बदमाशों की तलाश भी अब की जा रही है। और साथ ही में देखिए, युवक से बयान लिए जा रहे हैं। सिरोही के शिवगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जवाई नदी के तेज वेग में देवली गांव के पास फंसे मजदूरों से जुड़ा ये पूरा मामला है। एसडीआरएफ की टीम मजदूरों के पास पहुंच चुकी है। ज्यादा अंधेरा होने के बाद भी एसडीआरएफ की टीम ने बहादुरी का प्रदर्शन किया है। तेज वेग में नाव के जरिए बचा लिया गया है मजदूरों को। 3 युवक और एक महिला तेज बहाव में फंसे हुए थे। ऐसे में देखिए, एक बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है और इसे बहादुरी का परिचय देना भी कहा जा सकता है। सूचना पर हालांकि देखिए, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल भी मौके पर पहुंचे थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिरोही के शिवगंज की तस्वीरें। 2 मरीजों को नई जिंदगी दे गया गौरव। प्रदेश में कैडेंबर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी ये पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं। हिंडौन निवासी 16 वर्षीय ब्रेन डेड युवक गौरव को 2 किडनी डोनेट की गई है। दोनों किडनी का एमजीएच में होगा जरूरतमंद मरीजों का प्रत्यारोपण। क्रॉस मैचिंग दिक्कतों के चलते हार्ट लिवर का नहीं हो रहा है प्रत्यारोपण। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के जाखड़ों के ढाणी गांव में खेत में कुएं की खुदाई करते समय मिट्टी ढहने से मजदूर दब गया। पिछले 3 घंटों से लगातार रेस्क्यू कर मजदूर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार एक खेत में दोपहर को करीब 3 बजे अचानक से कुएं की मिट्टी ढह गई, जिसके कारण 40 वर्षीय मजदूर देवाराम नीचे दब गया है। आसपास के लोगों ने पहले उसे बाहर निकालने की कोशिश की, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं मजदूर का शव फिलहाल दबा हुआ है, जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद सिविल डिफेंस, बीएसएफ और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अब जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन सहित जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच चुके हैं। उपस्थिति पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना यह भी है कि और 3 जेसीबी मशीन बुलाई गई है। मिट्टी हटाने के लिए बड़ी मशीनें अभी बुलाई गई है। लगातार प्रशासन के लोगों की भी मौजूदगी मौके पर। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सनावड़ा के जाखड़ों की ढाली गांव में आज दोपहर को एक मजदूर जो कुएं के अंदर खुदाई का काम कर रहा था और अचानक से कुआं ढहने से मजदूर नीचे दब गया है। और जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को मिली तो उसके बाद से युद्ध स्तर पर जो है यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखिए, 3 जेसीबी मशीन है, उनके माध्यम से जो मिट्टी है आसपास के क्षेत्र से हटाई जा रही है। हालांकि पहले जो मैन्युअली प्रयास किए गए और मैन्युअली प्रयास में जो है मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका, तो अब जो है मशीनें बुलाई गई है। यहाँ पर जो है पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर है और रेस्क्यू टीम के लिए यहाँ पर जो सिविल डिफेंस है, बीएसएफ का भी सहयोग
भी है और जैसे इसकी सूचना मिली तो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जनप्रतिनिधि बाड़मेर के विधायक की बात करें, यहाँ पर बीजेपी नेता रूपाराम की बात, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे जो मजदूर हैं 40 वर्षीय देवाराम उसको बाहर निकाला जाए। और जोधपुर में कार में अचानक से आग लग गई। कार में सवार परिवार के लोग रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे। जोधपुर जैसलमेर रोड पर बडली गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि देखिए गनीमत ये रही है कि समय रहते कार सवार सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। कार में सवार 5 लोग थे। ऐसे में जोधपुर से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। मिशन 2030 के तहत अलग अलग माध्यम से मांगे गए सुझावों का आंकड़ा 2.5 करोड़ पार कर गया है। 2030 का डॉक्यूमेंट विजन बनाने के लिए जन कल्याण ऐप के जरिए फेस टू फेस सर्वे, वेबसाइट, विभागीय हितधारकों के साथ परामर्श, IVR सर्वे, इंटरैक्टिव वीडियो सर्वे में फॉर्म भरवाने, स्कूल कॉलेजों में निबंध और भाषण प्रतियोगिता करने जैसे विकल्पों का आजमाने से खासी सफलता मिली है। ऐसे में देखिए अब जल्द ही आम नागरिक के सपनों का डॉक्यूमेंट विजन मूर्त रूप से देखा जाएगा। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। सरकार ने अपने मिशन 2030 की सफलता के लिए कई माध्यमों से सुझाव मांगे हैं। वेबसाइट और अन्य माध्यम से स्टेक होल्डर्स और आम लोगों से मिशन 2030 के लिए सुझाव लेने का दौर 15 सितंबर को पूरा हुआ। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इसकी समीक्षा करते हुए सभी उपयोगी सुझावों का सार विजन 2030 के दस्तावेज में शामिल करने के निर्देश दिए। मिशन 2030 के तहत जन कल्याण ऐप के माध्यम से फेस टू फेस सर्वे, जिसके तहत करीब 1.5 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने सुझाव दिए। मिशन 2030 की वेबसाइट के माध्यम से करीब 2.5 लाख से अधिक नागरिकों एवं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से सुझाव मिले। विभागीय हितधारकों के साथ परामर्श, IVR सर्वे, इंटरैक्टिव वीडियो सर्वे एवं फॉर्म भरवाकर करीब 80 लाख से भी ज्यादा सुझाव मिले, जिनका अध्ययन और विश्लेषण कर उन्हें विजन 2030 दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। प्रदेश भर के स्कूलों, कॉलेजों में निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने 2030 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शामिल करने के लिए निबंध के जरिए सुझाव दिए। अब इन सुझावों के फीडबैक को एक जगह समाहित कर अच्छे सुझावों की छटनी और फिर सार बनाकर डॉक्यूमेंट विजन बनाने का काम जारी है। नागरिकों से मांगे गए ये सुझाव गहलोत सरकार का सपना साकार करने में कारगर साबित होंगे। विजन 2030 में फीडबैक की बहुस्तरीय व्यवस्था कारगर साबित हुई है, जिसके चलते करोड़ों की तादाद में फीडबैक सामने आए हैं और अब इसका डॉक्यूमेंट विजन बनाकर उच्च स्तर पर अनुमोदन जल्द किया जाएगा। कैमरा पर्सन तिलोक के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। व्याख्याता भर्ती 2022 की ओर से जारी अंतिम सूची में चयनितों को नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर में काउंसलिंग की प्रक्रिया की गई है। संयुक्त निदेशक कार्मिक अरविंद व्यास ने बताया है कि 5 विषयों के करीब 197 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की कर उनको जिला आवंटन किया जाएगा। इसके तहत उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया है कि इन अभ्यर्थियों में से सबसे पहले भौतिक विज्ञान के 71 अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे गए और इसके बाद गणित के 64, लोक प्रशासन के 9, समाज शास्त्र के 13, उर्दू के 9 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। व्याख्याता भर्ती 2022 के जो नए असार्थी हमें प्राप्त हुए RPC के माध्यम से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में आज लगभग हम 197 लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को हम अंजाम दे रहे हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे हैं। 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। लोक प्रशासन के 9 हैं और समाज शास्त्र के 13 हैं, उर्दू के 40 हैं और भौतिक विज्ञान के 71 हैं और गणित के लगभग 64 असार्थी हमारे पास उपलब्ध हैं। जो राज्य सरकार ने हमें गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन की पालना में ट्रांसपेरेंसी से इनकी काउंसलिंग को हम अंजाम दे रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी पीठ की स्थापना की जाएगी। इस पीठ के जरिए जीएसटी के मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि इससे व्यवसायों में तेजी आएगी और कई समाधान मिलने में भी मदद करेगा। आज के समय में कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट होने के बाद करदाताओं को उच्च न्यायालय में जाने की आवश्यकता होती है।
इस प्रोसेस में काफी समय लगता है। इसकी वजह है कि उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ में दबे हुए हैं। इनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है। ऐसे में वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान के मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर ने बताया है कि ये कर दायित्व निर्धारण की एक व्यवस्था है। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। पहले टैक्स रिटर्न्स में गलती होने पर मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील डिप्टी कमिश्नर को ही की जाती थी और उसके बाद उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच में डीसी के आदेश के खिलाफ अपील की व्यवस्था थी। हमने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था जिसके तहत राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। वहीं फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने बताया है कि केंद्र सरकार ने व्यापारियों की 6 वर्षों पुरानी मांग पर निर्णय लेते हुए पूरे देश में 31 जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन की जो अधिसूचना जारी की है। जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना मामलों को त्वरित और किफायती समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी ट्रिब्यूनल की हमारी व्यापारी उद्योगपतियों की मांग लगातार पिछले 6 साल से ज्यादा हो गए आज जीएसटी लागू हुए। ऐसे में लगातार हम मांग कर रहे थे कि जैसा इनकम टैक्स में ट्रिब्यूनल है, वैट डिपार्टमेंट में ट्रिब्यूनल था, ऐसे में हम मांग कर रहे थे कि जीएसटी में ट्रिब्यूनल को इसको हम हर मन से उठा रहे थे। और आज हमें खुशी है व्यापारी उद्योगपतियों को कि आज केंद्र सरकार ने करीब 2800 स्टेट हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश है, सबको मिलाकर इन्होंने करीब 31 ट्रिब्यूनल घोषित किया। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, राजस्थान में एक जगह 3 ट्रिब्यूनल भी किया गया है, लेकिन राजस्थान स्टेट को 2 ट्रिब्यूनल देके हमारे जो व्यापारियों की लगातार समस्याएं चली आ रही थी, उसमें रिफंड का था, HSN कोड का था, डिफरेंट तरह के रिटर्न फाइल के थे। वहीं देखिए, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बात करें ही सिरोही जिले की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू की, तो यहाँ भी 2 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते निचले इलाकों में बनी दुकानों में पानी घुसता हुआ भी नजर आया। मौके का जायजा लिया सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। माउंट आबू में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू है। आप देखिए, माउंट आबू की वादियों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ जो पानी गिर रहा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो मूसलाधार बारिश है उसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। और आप देखिए, जो ये माउंट आबू की मेन सड़क है, इस वक्त हम सदर बाजार में यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जो बारिश का दौर है पिछले 1 घंटे से लगातार जारी है और शहर के तमाम इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बारिश का दौर लगातार जारी। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, बारिश कैसी हो रही है? बहुत तेजी से बारिश हो रही है। आज का तूफान बहुत तेजी का है। तूफान लग रहा है? हाँ, बहुत तूफान है। बारिश हुई? 1 घंटे भर होने वाला है। देखिए, 1 घंटे से लगातार माउंट आबू की वादियों में बारिश का दौर जारी है और इस बारिश की वजह से कहीं न कहीं आज कह सकते हैं कि जहां गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सहयोगी राजेंद्र के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू सिरोही। वहीं देखिए, बांध सुरक्षा पर जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शामिल रहे डैम सेफ्टी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के 3 सदस्यीय दल ने बीसलपुर बांध का दौरा किया। दल ने बीसलपुर बांध पर विश्व बैंक के ड्रिप योजना के तहत कराए जा रहे जीर्णोद्वार कार्य की जानकारी ली। वहीं विदेश बांध विशेषज्ञों ने बांध पर कराए जा रहे कार्यों को लेकर परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा भी की है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान WRD के बांध विशेषज्ञ विनय चांदवानी ने बीसलपुर बांध की केस स्टडी का प्रस्तुतिकरण दिया और इस पर विदेश बांध विशेषज्ञों ने बीसलपुर बांध का निरीक्षण करने की इच्छा भी जाहिर की। चांदवानी ने विदेशी विशेषज्ञों को बीसलपुर, सोम, कमला, अंबा और गूड़ा बांध की जानकारी देते हुए बताया है कि बांधों से गाद और मिट्टी निकालने के लिए पहली बार निविदा की गई और निविदा से 3,500 करोड़ रुपए मिलेगा। बड़ी बात यह है कि बांध की क्षमता 10 से 35% तक पुनर्स्थापित होगी और एक सफल प्रयोग रहेगा। इस जानकारी पर देशी विदेशी विशेषज्ञों ने खुलकर तारीफ की और इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया दल ने बीसलपुर का निरीक्षण किया। बांध विशेषज्ञों की ऑस्ट्रेलिया दल में शैन मग्रांथ, किल
साकोविक और पीटर बार्ट शामिल रहे। दल में शामिल सदस्यों ने करीब 2 घंटे तक बांध का निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट तैयार की, जिसे जल शक्ति मंत्रालय को सौंपा जा सकता है। उधर WRD की टीम भी अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह सागर, अधिशासी अभियंता मनीष बंसल, सहायक अभियंता मनीष कुमार, श्रीपति सोलंकी, जगदीश मीणा भी मौजूद रहे। जयपुर नगर निगम के पार्षद और कर्मचारी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवालों के घेरे में आ चुके हैं। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नगर निगम के पार्षद को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पालजी मीणा स्थित 123 के पार्षद रामकिशोर सोयल की ओर से परिवादी को बार बार परेशान किया जा रहा था। परिवादी के प्लाट का निर्माण कार्य चल रहा था। ऐसे में बिना रुकावट के निर्माण कार्य जारी करने की एवज में रामकिशोर सोयल ने 30,000 रुपए की रिश्वत परिवादी से मांगी, जिसकी शिकायत एसीबी मुख्यालय को दी गई। एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया और योजना के तहत जैसे ही पार्षद रामकिशोर ने परिवादी को रुपए लेकर अपने कार्यालय में बुलाया, ठीक उसी वक्त एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल देखिए एसीबी की टीम पार्षद रामकिशोर से पूछताछ कर रही है। जयपुर के करणी विहार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन गेमिंग के फर्जी साइट को सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 15 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि चारों आरोपी छत्तीसगढ़ के निवासी है और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। निवेशकों को दफ्तर की लालच फिताशाही से बचाने के लिए लागू किया गया ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का ग्रहण लग गया है। इसके चलते देखिए इमारतों के नक्शे मंजूर कराने के लिए निकाय कार्यालयों के चक्कर काटना बड़ी मजबूरी बन गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार में 1 मई 2017 को सभी निकायों को ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू करने के आदेश दिए थे। बाद में सूचना व तकनीक विभाग ने भवन मानचित्र ऑनलाइन मंजूर करने के लिए जेडीए सहित सभी निकायों को एक ही सॉफ्टवेयर तैयार कराया था। मौजूदा सरकार में भी 1 मई 2019 से भवन मानचित्र ऑनलाइन मंजूर करने के आदेश जारी किए थे। इस सिस्टम का उद्देश्य था कि निवेशक, प्रमोटर्स व बिल्डर्स को भवनों के नक्शे अनुमोदित कराने के लिए निकाय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। ये सॉफ्टवेयर मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2020 के अनुसार तैयार कराया गया था। पिछले 2 सालों में बिल्डिंग बायलॉज में कई बार बदलाव किए गए, कभी छोटे तो कभी व्यापक बदलाव करते हुए नए प्रावधान जोड़े गए। यही कारण है कि जिसके चलते ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम ठप हो चुका है। आपको बताते हैं कि पिछले 2 सालों में बिल्डिंग बायलॉज में कब और क्या बदलाव किए गए। 10 अगस्त को बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया गया। सेटबैक, पार्किंग, ऊंचाई सहित कई मापदंडों में व्यापक बदलाव किए गए। 21 जुलाई को स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई को लेकर बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव किया गया। 17 जून को कमर्शियल स्कीम का नया कॉन्सेप्ट लागू किया गया। 27 दिसंबर 2022 को कवरेज एरिया की श्रेणी से कई निर्माणों को बाहर किया। 3 दिसंबर 2022 को बिल्डिंग बायलॉज में अतिरिक्त निर्माण करने पर अतिरिक्त पार्किंग और सुविधा क्षेत्र देने का प्रावधान भी जोड़ा गया। 29 नवंबर 2022 को भवनों की ऊंचाई को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। 19 अक्टूबर 2022 को भूखंडों के पुनर्गठन पर सेटबैक निर्धारण को लेकर बायलॉज में बदलाव। 31 मार्च 2022 को पुरानी आबादी के इलाकों में बिल्डिंग लाइन के नए निर्माण की स्वीकृति दी। साथ ही 90 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर अग्र सेटबैक का प्रावधान खत्म कर दिया गया। 11 जनवरी 2022 रूफटॉप सोलर पैनल लगाना बड़ी इमारतों में अनिवार्य कर दिया गया। 24 दिसंबर 2021 में गैर योजना क्षेत्र में पार्किंग शुल्क तय करने का बदलाव किया गया। 1 सितंबर 2021 को होटल हाउसिंग का नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। पिछले 2 सालों में बिल्डिंग बायलॉज में बार बार कई बदलाव किए गए। इसके चलते ही घर बैठे भवन मानचित्र अनुमोदित कराने की लागू की गई ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। आपको बताते हैं कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम कैसे काम करता था और अब क्यों ये सिस्टम ठप पड़ रहा है। वेब पोर्टल पर ऑनलाइन ही आवेदन के साथ भवन मानचित्र अपलोड किए जाते थे। अपलोड किए नक्शों की सॉफ्टवेयर प्रारंभिक जांच करता था। जांच में सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकार कर लिया जाता था। प्रकरण में पहले कोई राशि पहले से बकाया है तो उसका मांग पत्र वेब पोर्टल पर उपलब्ध होता था। भवन मानचित्रों की बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्क्रूटनी इंजन से बारीक जांच की जाती थी। कोई बड़ी कमी सामने आती थी तो उसे पूरा करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन बताया जाता था। प्रकरण को जोन स्तर पर, भवन मानचित्र समिति स्तर पर निस्तारित किया जाता था।
अनुमोदित नक्शे जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा होता था। प्रकरण किस स्तर पर लंबित है, इसकी ऑनलाइन जानकारी आवेदक को रहती थी। पिछले 2 सालों में बिल्डिंग बायलॉज में करीब 1 दर्जन बदलाव किए गए। इन बदलावों के अनुसार इस सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया गया। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण स्क्रूटनी इंजन नक्शों की जांच नहीं कर पा रहा। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का ठप होना यह बताता है कि मामले में जिम्मेदार अधिकारी कितने सजग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन हालातों में प्रदेश में बन पाएगा निवेश के लिए अनुकूल माहौल। कैमरा पर्सन विनोद पुरी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने जयपुर में जल महल की पाल पर आसमान में 9 हॉक एयरक्राफ्ट के जरिए हैरतअंगेज करतब दिखाए। वायु वीरों के करतब देखकर सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। एयर शो के दूसरे दिन एक से बढ़कर एक रोमांचित चीजें देखने को मिली और इसी पर पेश हमारी खास रिपोर्ट। गुलाबी नगरी में जल महल के आसमान में भारतीय वायुसेना के विमानों ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए। एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवा में कई शानदार करतब पेश किए। एयर शो को देखने के लिए बड़ी तादाद में एनसीसी कैडेट और स्थानीय लोग मौजूद रहे। एयर शो में हॉक एयरक्राफ्ट उड़ने वाले पायलट्स में 3 पायलट जयपुर के रहने वाले हैं, जिससे जयपुर वासियों में और भी ज्यादा जोश देखने को मिला। दर्शकों ने तालियां बजाकर और भारत माता की जयकारे लगाकर वायु वीरों का हौसला बढ़ाया। सूर्य किरण टीम ने आसमान में अनेक तरह के फॉर्मेशन बनाए, जिसे देखकर जल महल की पाल पर मौजूद हर व्यक्ति रोमांचित नजर आया। आसमान में हॉक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे पायलट के परिवारजनों और रिश्तेदारों ने एयर शो को गौरवमयी बताया। एयर शो देखकर बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी रोमांचित नजर आए। सूर्य किरण टीम के पायलट्स के परिजनों ने बताया कि देश की रक्षा के लिए जब उनका बेटा आसमान में तेजी के साथ एयरक्राफ्ट उड़ाता है तो वे गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है जी, खुशी में बोला भी नहीं जा रहा, इतनी खुशी महसूस हो रही है जो है ना, बाकी बहुत ही महसूस हो रहा है गौरव, और देश के लिए उससे भी ज्यादा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बड़ी खुशी है, प्राउड है हम कि हमारा पोता जो है आसमान में उड़ रहा है। अब जयपुराइट्स को रविवार का इंतजार है। रविवार को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आसमान में ऐसे एक से एक हैरतअंगेज करतब दिखाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कुचामन के मंगलाना कस्बे में पहुंची और इस दौरान यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्वी केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, अलवर सांसद बालकनाथ सहित भाजपा के कई पदाधिकारियों का यहाँ समाजसेवी गजेंद्र सिंह कासीड़ा ने की ओर से भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। संकल्प लेकर के जो यात्रा निकली है, इसे जिस तरह का जन समर्थन मिला है, जन सैलाब जिस तरह से जगह जगह इस परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए उमड़ रहा है, ये इस बात का परिचय है कि राजस्थान की जनता इस नकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और ये सरकार अपना संवैधानिक आयुष्य पूरा कर रही है। बाकी सरकार अब समाप्त हो गई है। जिस तरह की नौटंकी राजस्थान में देखने को मिल रही है, कहीं MLA हड़ताल पर बैठे हैं सरकारी पक्ष के, कहीं मंत्री हड़ताल करने के लिए मजबूर है, कहीं विधायक जो है अपना सिर मुंडन करके भ्रष्ट सरकार की चिता में होली जलाने की तैयारी कर रहे हैं। बारां के सीसवाली में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य के दौरान दीवार और छत भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार और मजदूर कमरे की दीवार को ढहाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार और कमरे की छत गिर जाने से दोनों मलबे में दब गए, जिसमें ठेकेदार की मौत हो गई है और एक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया है। दोनों को JCB मशीन की सहायता से मलबे से निकाला गया है। वहीं 2 मजदूर जान बचाकर भाग निकले। मृतक के परिजन और प्रजापत समाज के लोग आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर स्कूल के मुख्य दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर लोगों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं।
जयपुर के टॉक रोड स्थित निदेशालय पशुपालन विभाग पर एनपीए की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों ने एक दिवसीय सामूहिक कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया और लगभग 400 पशु चिकित्सकों के साथ जयपुर जिले के कई गौशाला संचालक, पदाधिकारियों और पशुपालक इस दौरान उपस्थित भी रहे। प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग विकास भाले ने पशु चिकित्सकों से वार्ता की और वार्ता में पशु चिकित्सकों ने एनपीए की स्वीकृति जारी करने हेतु मांग की और उस मांग पर अड़े रहे। पशु चिकित्सालयों ने यहां बताया है कि 18 सितंबर से पशु चिकित्सक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश एवं कार्य बहिष्कार पर जा रहे हैं। अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे प्रगतिशील पशुपालकों, गौशाला संचालकों, राजस्थान को सेवा समिति के पदाधिकारियों के साथ मिलकर हर जिला और ब्लॉक स्तर पर रैली निकालेंगे। पशु चिकित्सकों की जो मांग है उसके समर्थन के लिए हम हजारों लोग आज यहाँ जयपुर में पशुपालन गोपालन की गोद में आयोजित धरने को संबल प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। हम इन सब लोग इन्होंने लंपी जब हुआ उस समय से लेकर के अब तक ये हमारे हर पहलुओं में हमारी मदद करते हैं। हर प्रकार के पहलुओं में हम एक दूसरे के पूरक हैं और इस हेतु जो सेतु का कार्य पशु चिकित्सक कर रहे हैं इनके लिए हम सब लोग हजार लोग इनके आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हैं। जो पशु चिकित्सक है मनुष्य के अलावा प्राणी मात्र की, हर जीव जंतु की, चाहे वह नभ में हो, चाहे जल में हो, चाहे आकाश में हो, तो हर प्राणी मात्र की सेवा करने वाला पशु चिकित्सक है। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग ने यह स्पष्ट सिफारिश की है कि मानव चिकित्सकों के समकक्ष पशु चिकित्सकों को समझा जाए। और साथ ही जो राज्य की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आज राज्य जो पशुधन की दृष्टि से हम बहुत संख्या में बहुत अग्रणी राज्य हैं, साथ में हम दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे हैं। हम राजस्थान गौ सेवा समिति की तरफ से आज इन डॉक्टरों को संपूर्ण राजस्थान में ऐलान करते हैं कि राजस्थान गौ सेवा समिति आपके इस संघर्ष में प्रत्येक गौशाला से प्रत्येक जिला स्तरीय हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक डॉक्टरों की मांग पूरी नहीं होगी हमारी गौशालाओं को अनुदान से वंचित हो रही है। इसके लिए राजस्थान गौ सेवा समिति को आगे आना पड़ा है। तत्कालीन डॉक्टरों की मांग पूरी की जाए और गौशालाओं की सेवा हो सके, अनुदान मिल सके। जय जय गौ माता। और चलिए